अच्छा जी, ये जरा एनालिसिस देख लें। ये एनालिसिस क्या है? आई कैप ने अपने सिलेबस में कहा हुआ है कि पहली ग्रिड में से 35 से 45 नंबर का पेपर आएगा। तो उन्होंने जब मॉडल पेपर में बनाया, ये चैप्टर है, उसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ओवरहेड, लेबर, ये आई कैप के किताब के चैप्टर नंबर लिखे हुए हैं। जॉब, सर्विस, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। अच्छा जी, इस एरिया में से फिर 1 2 3 4 चार क्वेश्चन है। और अगर हम देखें तो पेपर कितने मार्क्स का था? मॉडल पेपर में 39 मार्क्स का, तो इस वेटेज के दरमियान ही फॉल कर रहा है। ठीक है, समझ आ रही है? 35 से 45 नंबर, लेकिन अपर साइड पे नहीं है बहुत ज्यादा, बट ठीक है, दरमियान में है। दूसरे सेक्शन में से उन्होंने कहा था 20 से 30 नंबर का पेपर आएगा, तो 2 क्वेश्चन है इसमें। और मेरा ख्याल है 28 नंबर का पेपर है, तो ये अपर साइड पे है। और मुझे उम्मीद है कि शायद ये 2022 के जो असल पेपर आया है, इसमें भी शायद ये अपर साइड पर हो। यहाँ पेपर उसने कहा था 30 से 40 नंबर का आएगा, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ वेटेज। 30 से 40 ही है जी। तो 3 सवाल है और 33 नंबर का पेपर है। ठीक है, 33 मार्क्स का टोटल, ये 100 मार्क्स बन जाते हैं। और टोटल क्वेश्चन कितने बनते हैं? 4 क्वेश्चन है, तो 6 6 3। मॉडल पेपर आई कैप ने जो प्रेजेंट किया था, अब जो आपका पेपर आया है, पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से था। पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 इन्वेंट्री मैनेजमेंट का था, 8 नंबर का। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको तो अभी पहचान ही हो, मैं बता रहा हूँ, मुझे पहचान है। दूसरा जो आया था वो इस चैप्टर में से आया था, क्वेश्चन नंबर 2 टारगेट कॉस्टिंग में से। क्वेश्चन नंबर 2 टारगेट कॉस्टिंग में से 7 मार्क्स का। जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो आया था, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका लेबर कॉस्ट में से आया, 8 मार्क्स का। आप देखिए, मार्क्स बड़े नहीं है, मार्क्स ज्यादा नहीं है, 8 7 8 7। क्वेश्चन नंबर जो 4 आया है वो इसमें से आया, ब्रेक इवन के चैप्टर में से, वो है 10 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो आया है वो ओवरहेड्स के चैप्टर में से आया है, 8 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इसमें से आया है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंसेस, 2 2 4 2 6 2 8। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7। जी, क्वेश्चन नंबर 7 डिसीजन मेकिंग में 20 नंबर का ये। और क्वेश्चन नंबर 8 मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में से 13 और 17। ठीक है, बड़े ज्यादा नंबर है। आई कैप पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में छोटे नंबर के सवाल आते हैं, ये सेक्शन बी के सवाल हैं। ये जो 20 नंबर का है ना, और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8, 17 मार्क्स का। सेक्शन बी में 15 नंबर या उससे ज्यादा के आने हैं। सेक्शन ए में मैक्सिमम 10 नंबर तक आना है, यानी सब हर इंडिविजुअल सवाल कितने का है, 10 नंबर। ये कोई कैद नहीं है कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे आना है, कोई भी चैप्टर कहीं पे भी आ सकता है, वो आई कैप की मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो प्रोसेस कॉस्टिंग पे था, प्रोसेस कॉस्टिंग ये है, वो था 14। लें जी, अब अगर हम टोटल करें तो आई कैप ने 3 क्वेश्चन बनाए थे, और टोटल मार्क्स मेरा ख्याल है 25 और 8 33, ऐसे ही है। इसका मतलब है इस वेटेज को फॉलो नहीं किया गया, इसकी लोअर साइड पे गया। ये जितनी साइड ज्यादा होगी ना उतना पेपर आसान होगा, ये जितनी भी साइड ज्यादा होगी ना उतना पेपर आसान होगी, जितनी कम होती जाएगी पेपर में उतना थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बच्चों के लिए क्या होता जाएगा, ज्यादा।
ऑल्दो कंपैरेटिवली ये पुराना कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर है उससे बहुत आसान है, लेकिन ये लेंथ ही बहुत है। 9 सवाल देख के बंदा वैसे ही घबरा जाता है। अच्छा, इधर से 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 2 का था मॉडल में, लेकिन यहाँ 3 आए हैं। 14 और 7 21 और 8 29। इसका मतलब है ये अपर साइड पे ठीक है, ये ऐसे ही है, ये रेंज में फॉल कर रहा है। जो 20 से 30 नंबर उसने कहा था उसमें से ही है, उसी रेंज में फॉल कर रहा है। इधर उसने रेंज को वॉयलेट किया, लेकिन किया सिग्निफिकेंटली नहीं किया, सिर्फ 2 नंबर से किया। उसके बाद यहाँ पे 3 सवाल थे मॉडल पेपर में, तो इधर भी 3 क्वेश्चन आए हैं, और ये तकरीबन पेपर आया है 38 मार्क्स का। ये जो डिसीजन मेकिंग का एरिया, ये हमेशा अपर साइड पे रखता है क्या? ये किस पे रखता है? अपर साइड पे ही होना है। तो ये सबसे कोर एरिया सी। इसमें ये जितने चैप्टर हैं इनमें से लाजमी तकरीबन एक आधे में से ये दोनों और हैं, या रेलेवेंट कॉस्टिंग में से आता है या डिसीजन, अदरवाइज इनमें से 3 सवाल बनने ही बनने हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रेलेवेंट कॉस्टिंग या डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये जो डिसीजन मेकिंग है इसकी बेसिक्स भी रेलेवेंट कॉस्टिंग ही है, दोनों में से कोई एक देता है। और ब्रेक इवन, कभी कभार एक आधी दफा मिस किया है ये ब्रेक इवन सीवीपी, अदरवाइज मोस्टली ये देता रहा। तो आई कैप ने अपनी कोशिश की है वेटेज को फॉलो करे। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन कितने आए थे? 3 3 6। कोई मॉडल पेपर के स्टाइल को थोड़ा सा फॉलो किया गया था, बस ये थोड़ा सा उसने वेरिएशन जो किया है वो ये है कि मॉडल पेपर में सारे क्वेश्चन छोटे छोटे नंबरों के थे। मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन थे वो सारे छोटे छोटे नंबरों के थे, और मेरा ख्याल है मॉडल पेपर में शायद वो नहीं बनाई गई थी, सेक्शन ए भी शायद नहीं बनाया गया, और अगर बनाया गया तो वो सिंपल सा ही था। तो मॉडल पेपर से काफी हद तक मैच कर रहा है, लेकिन हर पेपर की डिफिकल्टी लेवल दूसरे से वेरी करेगा। अब आपको इसमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर और सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर का भी पता चल रहा है कि जिन चैप्टर को उसने मॉडल पेपर में फोकस किया था उनमें से क्वेश्चन आया हुआ है आपके, क्या नाम है, ओरिजिनल पेपर में भी। ठीक है, ओरिजिनल पेपर में भी आया, क्योंकि इसमें ये रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में से एक आना होता है, तो वो यहाँ पे मॉडल पेपर में ये लिखा है, लेकिन आया ये। तो ये 20 नंबर का सवाल है, ये शट डाउन का सवाल है, शट डाउन का एक टॉपिक है। तो ये एनालिसिस था जी पेपर का आपका। ओवरऑल पेपर में कोई ऐसा पॉइंट नहीं था, सिवाय मैं बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आया, ये आई कैप ने अपनी किताब में से छापा लगाया हुआ है, किताब में से और पुराने पास पेपर में से। क्वेश्चन नंबर 3 जो लेबर का है, ये डीटो कॉपी आई कैप की किताब से आया, डीटो कॉपी आई कैप की किताब से आया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आखिरी एक लाइन में। क्वेश्चन नंबर 6 ये हट के आया बस थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्चुअल डेटा मांगा हुआ है। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप पास होने के लिए करते हैं, तो पास होने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना चाहिए था, फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना चाहिए था, 9 8, उसके बाद 5 कर लेना चाहिए था, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो था इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, वो फिर 2 भी कर सकते थे, कॉस्ट गैप का। छोटे छोटे सवाल हैं। तो ये सजेस्टेड सीक्वेंस मेरे मुताबिक अगर मैं होता तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर, सॉरी क्वेश्चन नंबर एफ का, वो जिसमें अकल का इस्तेमाल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेता एफ का। उसके बाद मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में इनकम स्टेटमेंट होती है, उसका फॉर्मेट छाप देता। फिर क्वेश्चन नंबर 9 प्रोसेस का कर लेता, जिनमें छापा प्रोग्राम है 5 8 9। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 करता। उसके बाद फिर मैं आता 3 4 में से सीवीपी का बाद में करता, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, 7, फिर 3, फिर 4, कौन सा रह गया? बस 6 रह गया। आखिर में क्वेश्चन 6 करता, क्योंकि ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, तो ये सीक्वेंस से मैंने कर लेना था। ये ले बेटा, आल्दो वैसे वहां बैठ के ही प्लान करना पड़ता है। तो ये हमने एनालिसिस इसलिए किया ताकि आपको बता सके कि बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं थी, पेपर पास होने वाला था, लेकिन आई कैप का रिजल्ट 40% आया, मेरा 41%। और इसमें क्लियर नजर आ रहा है कि आप में से कुछ बच्चे जो एग्जाम्पल के मेजोरिटी एग्जाम्शन लेके आई थी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। फेलियर की 2 वजह थी। पहली, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का या अकाउंटिंग के पेपर को पढ़ने की अप्रोच ही नहीं है जिन्होंने एग्जाम्शन ली इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की। नो डाउट वो FR1 पढ़ रहे थे, लेकिन नहीं। दूसरा प्रॉब्लम ये था, स्टूडेंट इतना मेच्योर नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जितना कि पहले होता था,
क्योंकि ये पहले कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे आखिरी या सेकंड लास्ट पेपर था। तो अब स्टूडेंट में प्रॉब्लम है लैक ऑफ मेच्योरिटी, तो ये रिजल्ट कम ही आने अब। यानी टीचरों ने मेहनत करनी है, बच्चे ने भी मेहनत करनी है, लेकिन बच्चे का लेवल मेंटालिटी या मेच्योरिटी लेवल अभी इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ फाइनल स्टेजेस वाले भी हैं, सारे तो नहीं है कि जिन्होंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े। तो ये मिला जुला रुझान है। उसके अलावा अगली वजह फेल होने की जो है वो पेपर में टाइम को मैनेज ना कर पाना और पूरा पेपर टच ना करना, किसी एक सवाल के ऊपर ज्यादा प्यार मोहब्बत डाल लेना, किसी एक सवाल पे ओवर एम्फेसाइज करना, जिस वजह से आपके पेपर का कोई एक या दो सवाल ही क्या हो जाए, छूट जाए। तो होता क्या है कि जब आप किसी एक सवाल पे ओवर एम्फेसाइज करते हैं तो उसके बाद जब आप अगले सवाल करते हैं ना तो उनमें आपकी एक्यूरेसी गिर जाती है। आम असूल है कि स्टूडेंट कितने परसेंट पेपर अटेम्प्ट करता है और जो अटेम्प्ट किया उसमें से कितने परसेंट एक्यूरेट होता है। इन दोनों में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, इन दोनों में इनवर्स। एग्जाम सिचुएशन में ये आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम सिचुएशन में प्रेशर में आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मसलन अगर मैंने 70% पेपर किया है और मेरी एक्यूरेसी भी 70% है, तो जब आप इस 70% का 70% करेंगे तो 49 मार्क्स पे आप फेल होंगे। अगर कोई बच्चा 75% पेपर अटेम्प्ट करके आएगा तो डेफिनेटली ये एक्यूरेसी डाउन जानी है। अगर आप 100% पेपर अटेम्प्ट करें लेकिन आपकी एक्यूरेसी 55% भी हो तब भी आप पास है। यानी एक्यूरेसी जितनी बढ़ाते जाएंगे, सॉरी अटेम्प्ट अटेम्प्ट का मतलब जितने सारे सवाल करते जाएंगे आपकी एक्यूरेसी उतनी क्या होती जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपके पास होने का चांस फिर भी बढ़ेगा। जितनी कम अटेम्प्ट होगी उतने परसेंट ज्यादा आपको क्या अचीव करनी पड़ेगी, एक्यूरेसी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट की एक्यूरेसी 50 से 55% होती है हर सवाल में। एक या दो सवाल चाहिए होते हैं जिनमें को 70-80% एक्यूरेसी हो जाए तो आप पास हैं। अदरवाइज आपके हर सवाल में आप समझिए आपका आधा सवाल ही ठीक होता है। आपको लग रहा होता है मैंने सारा छापा, ऐसा जबरदस्त छापा, नहीं, आपने कहीं ना कोई उसमें क्या कर दी होती है, जल्दी होती है ना, पेपर में टाइम नहीं होता इतना। तो इसीलिए एक आम स्टूडेंट, ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, उसकी एक्यूरेसी 50% से 55 पे है। तो क्यों ना अगर हमारी एक्यूरेसी 50 से 55 पर है तो हम पेपर की अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा करें, सारे सवालों को टच करके आए, सारे सवालों का प्रोसीजर छाप कर आए। जहां फंस जाए वहां पर फिगर एज्यूम कर लें, जहां फंस जाए वहां पे फिगर एज्यूम करके आगे प्रोसीजर परफॉर्म कर दें और ये लिख दें कि ये एज्यूम की गई है फिगर। पार्ट ए आपको नहीं आ रहा समझ तो छोड़ो, दफा मारो, पार्ट ए का आंसर एज्यूम करके पार्ट बी सॉल्व कर लो। अगर आपको पार्ट बी का सोल्यूशन समझ आ रहा है और आपको लगता है कि आप पार्ट बी सॉल्व कर सकते हैं तो पार्ट बी पहले सॉल्व कर दो, बाद में पार्ट ए के साथ खेलते रहना, कोई मसला नहीं। आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे। पूरा सवाल छोड़ के आने से बेहतर है जो पार्ट समझ आ रहा है वो पहले कर लिया जाए। अच्छा, हम आते हैं, आज हमने बेसिक स्टार्ट करनी है जी, हमने बेसिक स्टार्ट करनी है। आप लोग, उम्मीद है आपने नोट्स लिए होंगे, लेकिन अगर नहीं भी लिए तो कोई इतना मसला नहीं है जी। आज हमने बेसिक्स को स्टार्ट करना है, बस अब डिस्कशन ना हो। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ये शायद हमने कल डिस्कस कर लिया था। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा था ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन चीजें बाय करती हैं और उनको सेल करती हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो चीजों को प्रोड्यूस करती हैं फैक्ट्री में और फिर सेल करती हैं। ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। मैंने आपसे कहा था जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 3 मेन कॉस्ट है, 3 मेन कॉस्ट है। हाँ जी, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की 3 मेन कॉस्ट है। हमने कहा था परचेज कॉस्ट, हाँ जी, जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 3 मेन कॉस्ट कौन कौन सी हैं। परचेज कॉस्ट सबसे सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है उसकी चीजें खरीदने की।
उसके बाद सेलिंग एंड मार्केटिंग, चीजों की सेल प्रमोट करने का खर्चा, और एडमिन एक्सपेंस या एडमिन कॉस्ट। जी, परचेज कॉस्ट के अंदर चीज की असल परचेज प्राइस आएगी कॉस्ट, प्लस उसके अंदर सारे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, और प्लस तमाम डायरेक्ट एक्सपेंस जो चीजों को बिजनेस लोकेशन पर लाने के लिए खर्चा करेंगे। ये रूल इंट्रो को अकाउंटिंग का कि चीज की असल कॉस्ट प्लस ऑल एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द आइटम इनटू बिजनेस प्रेजेंट बिजनेस लोकेशन। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है उसमें सबसे मेन कॉस्ट होती है प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट। उसके बाद उसकी भी यही होती है सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, और एक फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। इस इदारे की मेन सेलिंग मार्केटिंग होती है और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, ना इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट है ना इसमें परचेज कॉस्ट। हमने कहा था कि हमारे सब्जेक्ट का जो मेन फोकस है वो कौन सा इदारा है, हमारे इदारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे हमने बात करनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जो सबसे मेन कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो हमने कहा था कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होता है, कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जब अपनी सेल प्राइस को तय करता है तो वो सेल प्राइस के अंदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करता है। क्या ऐड करता है? अब कॉस्ट में वो तीन मेन कॉस्ट है जो ऐड कर रहा होता है, अभी बता कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, और तीसरी ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये फैक्ट्री में इनकर होती हैं, और ये जो है ये नॉन फैक्ट्री कॉस्ट है दोनों। ये जो सेलिंग और एडमिन है ये कौन सी हैं? नॉन फैक्ट्री कॉस्ट है, इनको नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। हमने इससे आगे ये बात की थी कि ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ये तीन चीजों से मिलकर बनती है। प्रोडक्शन कॉस्ट तीन चीजों से मिलकर बनती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स हैं, या प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं इसको। प्रोडक्शन कॉस्ट के कई नाम है, वो नाम आपको रटे होने चाहिए। हाँ जी, वो नाम क्या है ये रटा आपको होना चाहिए जी। प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, फैक्ट्री के खर्चों को जी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। ये इन्वेंट्री की जब कॉस्ट निकालेंगे तब भी इस्तेमाल होती है। इन्वेंटोरिएबल इन्वेंट्री से निकला है। इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी होगी ना, जो गुड्स की कॉस्ट है, तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल करते हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट में, सेलिंग एडमिन नहीं। मेरी फैक्ट्री में जितनी चीजें बनी पड़ी हैं उनकी अगर मैं कॉस्ट निकालना चाह रहा हूँ तो वो किससे निकलेगी? प्रोडक्शन कॉस्ट से निकलेगी। सेलिंग एडमिन इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल। इन्वेंट्री क्या होती है? अनसोल्ड गुड्स। इन्वेंट्री क्या होती है? तो उन गुड्स की कॉस्ट निकालनी हो तो वो किसकी बेस पे निकालते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट की बेस पे। ठीक है जी। तो ये नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं, ये हमने बात कर ली हुई है कल। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और दूसरा है फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो अगर मैं और डिटेल से बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में टोटल 5 कॉस्ट होती हैं, टोटल 5 कॉस्ट होती हैं। 3 फैक्ट्री की हैं, 2 आउटसाइड द फैक्ट्री हैं। कौन सी 5 हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ये फैक्ट्री की हैं। सेलिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, और अगर कोई फाइनेंस कॉस्ट वगैरह, कोई इंटरेस्ट, चलो वो भी लिख देते हैं, लिखा था शायद मैंने कल, ये भी नॉन फैक्ट्री कॉस्ट है। अब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है बेटा? जब भी कोई प्रोडक्ट बनती है, आपको पेपर में दिया होगा, बस आपको पता हो
जब भी कोई प्रोडक्ट बनती है तो वो मटेरियल जो प्रोडक्ट की शेप डेवलप करता है, जो प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंट पार्ट होता है और जिसकी कॉस्ट भी प्रोडक्ट के एक यूनिट में सिग्निफिकेंट होती है, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। विदाउट दैट मटेरियल प्रोडक्ट की शेप डेवलप नहीं की जा सकती, या वो प्रोडक्ट का असेंशियल इंग्रेडिएंट होता है। पहला, वो प्रोडक्ट का पार्ट बनता है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा मटेरियल जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। वो कौन सा मटेरियल है? इनडायरेक्ट मटेरियल इसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल इसके अंदर होता है। एनी मटेरियल विच विल बिकम पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। और जो मटेरियल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनता वो क्या है? इनडायरेक्ट। मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये जो कपड़े मुझे नजर आ रहे हैं, ये जिस सुई से सिए गए हैं वो सुई इसमें नजर नहीं आ रही, तो सुई इज द इनडायरेक्ट मटेरियल ये फैक्ट्री के लिए। क्या ये बात समझ आ रही है? सुई जो लगी है इसको बनाने में, सीने में, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। वो 50-60 सूट सीने के बाद सुई टूट जाती है या घिस जाती है, उसकी जो नोक है वो खत्म हो जाती है, शार्पनेस, तो वो खत्म कर देते हैं, उसको नई सुई लगा देते हैं सिलाई मशीन पे। समझ आ रही है आपको? तो सुई इसका पार्ट नहीं बनी। वो जो मशीन का तेल दिया गया है मशीन में, ताकि वो मशीन के अंदर इसके बोर उतर के ना मशीन में फंसती है, तो मशीन को ऑयल एंड ग्रीस देते हैं, पता है ना? जैसे आप अपने सर पे तेल लगाते हैं तो मशीन के सर पे भी तेल लगाते हैं, ताकि वो मशीन हमवार तरीके से चलती रहे। तो वो जो तेल ऑयल ग्रीस है वो डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि वो शलवार कमीज का हिस्सा। लेकिन ये जो कपड़ा इस्तेमाल हुआ है, जो इसकी शेप डेवलप कर रहा है, जो इसका सिग्निफिकेंट पार्ट है, जो इसका प्रोमिनेंट पार्ट है, वो कौन सा मटेरियल है? लेकिन जो ये बुकरम है ये इसका हिडन पार्ट है, धागा हिडन पार्ट है। और वैसे भी धागा बड़ा छोटा, बहुत थोड़ी रकम का लगता है। मसलन अगर ये सूट बनाने में 100 रुपए का खर्चा है तो शायद धागा 50 पैसे का लग रहा हो सीने में, क्योंकि धागा इसका प्रोमिनेंट पार्ट, स्टिचिंग का धागा प्रोमिनेंट पार्ट नहीं है। क्या बात समझ आ रही है? तो पहली चीज, इसमें गारमेंट में जो है आपका कपड़ा डायरेक्ट मटेरियल, बाकी सब कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल। बट एन इनडायरेक्ट मटेरियल, ऑल्दो ये प्रोडक्ट का पार्ट बन रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट का माइनर पार्ट है। तो कोई भी शलवार कमीज बटन की वजह से शलवार कमीज नहीं कही जाती, उसकी शेप और कपड़े की कटाई की वजह से वो शलवार कमीज कही जाती है। इसी को छोटा काट लें तो शर्ट बन जाएगी, पैंट शर्ट की है। तो इसीलिए डायरेक्ट मटेरियल में वो मटेरियल आता है जो कि प्रोडक्ट का पार्ट बनता है, प्रोडक्ट की शेप डेवलप करता है, प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंट पार्ट होता है, और इदारे का खर्चा एक यूनिट पे जो मटेरियल का लगता है वो अच्छा खासा लग रहा होता है। और एक यूनिट पे कितना खर्चा लगता है इदारे को वो फौरन पता चल जाता है कि यार एक शर्ट सीने पर इतने मीटर कपड़ा लगना है, तो 1 मीटर की कॉस्ट ही है। क्या बात समझ आ गई? पेपर में आपको ये पहचानने की कोई जरूरत नहीं, आपको सीधा सीधा दिया होगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद जिस वर्कर ने इसको सिया कपड़े को, उसको वेजेस दी जाती है। तमाम वो वर्कर जो फैक्ट्री में हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। कौन से वर्कर? तमाम वो फैक्ट्री वर्कर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो फैक्ट्री के प्रोडक्शन वर्कर हैं, उनकी जो वेजेस कॉस्ट है, उनकी जो तनख्वाहें हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में तनख्वाह आती है, सैलरीज एंड वेजेस। उर्दू लिखनी नहीं आती है मुझे जी। सैलरीज एंड वेजेस में तमाम फैक्ट्री के जो प्रोडक्शन वर्कर हैं, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। फैक्ट्री के वर्कर की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्री से बाहर वाले नहीं। फैक्ट्री से बाहर वालों की वेजेस एंड सैलरीज एडमिन सेलिंग में आ जाएगी। तमाम वो वर्कर जो फैक्ट्री में हैं और वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने में मसरूफ है, उन तमाम लोगों की वेजेस क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और जो प्रोडक्ट बनाने में मसरूफ नहीं है, स्वीपर और गलत, फैक्ट्री में जो लोग हैं जिनका जो प्रोडक्ट बनाने में मसरूफ नहीं है, उनकी वेजेस को, उनकी पे को कहा जाता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्या कहा जाता है? वो एफओएच में होती है। किसमें होती है? एफओएच को इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। ये वो खर्चे होते हैं जो कॉमन एक्सपेंस हैं, जो किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं हो रहे। तो फैक्ट्री में जो स्वीपर है, कौन है? स्वीपर की सैलरी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, स्टोर कीपर की सैलरी, स्टोर कीपर संभालता है चीजें, रॉ मटेरियल वगैरह, वो किसी एक प्रोडक्ट का स्टोर कीपर नहीं, वो पूरी फैक्ट्री का स्टोर कीपर होता है। समझ आ रही? फैक्ट्री का टेलीफोन ऑपरेटर, वो प्रोडक्ट नहीं बना रहा, लेकिन जो फैक्ट्री में जो बंदा ये काट रहा है कपड़ा, कटिंग, उसका पैटर्न मास्टर, स्टिचिंग करने वाला स्टाफ, पैकिंग करने वाला, इसकी डाइंग करने वाला, रंग शंग अगर को करना है,
इसकी प्रेस करने वाला, प्रेसिंग करने वाला, पैकिंग करने वाला, वो सारे लोग जो कपड़ा काट रहे हैं, सी रहे हैं, उसको डाई कर रहे हैं, उसको रंग कर उसको प्रेस कर रहे हैं, उसको पैक कर रहे हैं, ये सारे लोग जो है ये एक्टिवली प्रोडक्शन प्रोसेस में है। इनमें से कोई बंदा निकल जाए तो प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा। ये तमाम लोग जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए एसेंशियल है, उन तमाम लोगों की वेजेस जो है वो क्या कहलाती है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो फैक्ट्री में डायरेक्ट कॉस्ट दो ही है बस, डायरेक्ट मटेरियल और दूसरी कौन सी है? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तकसीम इसलिए की जाती है, डायरेक्ट कॉस्ट रेडिली कंफर्म होती है अकाउंटेंट को। ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है इस पे अकाउंटेंट को फर्दर जाकर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और ये छोटी छोटी कॉस्ट होती है, इनको मिला के इकट्ठा करके एक बड़ा हेड बनाया जाता है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और तमाम फैक्ट्री के इनडायरेक्ट कॉमन एक्सपेंसेस। फैक्ट्री का रेंट इसमें आ जाएगा, फैक्ट्री की इंश्योरेंस इसमें आ जाएगी, फैक्ट्री की रिपेयर मेंटेनेंस इसमें आ जाएगी, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी की वो इसमें आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? तो प्रोडक्ट कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स हैं? 3। कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और तीसरा क्या? ये हमें पेपर में प्रोमिनेंटली दिए होंगे? बिल्कुल दिए होंगे, हमें इसको पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अब आगे चलते हैं फर्दर। डायरेक्ट मटेरियल जो होता है ये एक वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट बनाने, वॉल्यूम जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे वो कॉस्ट टोटल में बढ़ जाएगी, और जितना कम बनाओगे उतनी। मसलन अगर मैं ये 100 गारमेंट्स बनाता हूँ तो जो मेरा कपड़ा लगेगा वो 100 गारमेंट्स पे, उसके मुकाबले में अगर मैं 150 गारमेंट्स बनाता हूँ तो टोटल कपड़ा जो लगेगा वो कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? टोटल कपड़ा ज्यादा लगेगा भाई। 100 सलवार कमीज के लिए थान थोड़ा आएगा, 150 के लिए ज्यादा। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नेचर वाइज कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल। वेरिएबल मींस जो प्रोडक्ट वॉल्यूम के साथ क्या करती है? वेरी करती है, टोटल में वेरी करती है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी एक वेरिएबल कॉस्ट है, ये ऑलवेज वेरिएबल है, ये ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट है। और ये नॉर्मली, कुछ ना कहे तो नॉर्मली ये वेरिएबल है, नॉर्मली, ऑलवेज नहीं कहेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड में दोनों तरह के ओवरहेड्स होते हैं, फिक्स वाले भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं। इसमें सारे खर्चे मिक्स होते हैं, खिचड़ी होती है। खिचड़ी मतलब वेरिएबल भी होते हैं और इसमें फिक्स। तो ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर ये दोनों हो उसको कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको? तो फैक्ट्री ओवरहेड सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। की कहते हो? मैं तो सही कहना ही है, लेकिन आपको याद रखना है जी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर कुछ पोर्शन फिक्स है या कुछ खर्चे फिक्स है और कुछ खर्चे वेरिएबल है। सेलिंग कॉस्ट जो है जी, ये बताएं ये फिक्स है कि वेरिएबल? और एडमिन कॉस्ट बताएं, फाइनेंस कॉस्ट बताएं। जी जनाब मौलाना जी, आप सेलिंग का बताएं क्या है? अच्छा, और एडमिन? हाँ जी सुन ले, सेलिंग कॉस्ट जो है, अगर सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट पे दी हुई है, अगर सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट पे अवेलेबल है हमारे पास तो वो वेरिएबल होती है। अगर सेलिंग कॉस्ट किस पे अवेलेबल है तो वो वेरिएबल। अगर सेलिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में दी हुई है 10%, 20%, तब भी ये वेरिएबल होगी, तब भी ये क्या होगी? परसेंटेज ऑफ सेल पर होती है ये। जब भी सेलिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी हो, सेलिंग कॉस्ट सेल डिपार्टमेंट के खर्चे होते हैं, सेल डिपार्टमेंट के, चीजें बेचने के लिए जितने खर्चे करने पड़ेंगे, सेल को प्रमोट करने के लिए जितने खर्चे करने पड़ेंगे सेल्स डिपार्टमेंट को, तो सेलिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में हो तो वेरिएबल होती है। अगर सेलिंग कॉस्ट टोटल में दी हुई है 2 लाख रुपए पर एनम, 2 लाख रुपए पर मंथ, इस तरह टोटल अमाउंट दी हुई है तो फिर ये फिक्स होगी। और अगर बिल्कुल साइलेंट है, कुछ नहीं क्लियर हो रहा, साइलेंट है, तो फिर आप इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट अज्यूम करेंगे, यानी इसमें कुछ फिक्स भी है और कुछ इसमें क्या होगी फिर? वेरिएबल होगी, लेकिन कुछ ना कुछ ब्रेकअप दिया होगा।
साइलेंट तो नहीं कह सकते, अदर केसेस में। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ये सेमी वेरिएबल भी हो सकती है, बल्कि ज्यादा केसेस में सेमी वेरिएबल ही होगी। ठीक है, ज्यादा केसेस में, क्योंकि इन्होंने बात सही बताई है, लेकिन आधी बताई है, तो मैंने इनको कहा नहीं कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन इन्हें ये सारी बातें पता होनी चाहिए, सारों का रट्टा होना चाहिए। आपको रूल याद नहीं है तो आप ब्लैंक हैं, आधे भी याद हैं तो फिर भी ब्लैंक हैं। ठीक है, तो सेलिंग कॉस्ट क्या है? अगर सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट पे दी है तो वेरिएबल, परसेंटेज में दिया है तो वेरिएबल, टोटल में दिया है तो फिक्स। मसलन मैं आपसे कह दूं डिलीवरी कॉस्ट, चीजें कस्टमर तक डिलीवर करने की, डिलीवरी कॉस्ट 10% ऑफ सेल है तो वो वेरिएबल है। डिलीवरी कॉस्ट 2 रुपए पर यूनिट है तो भी वेरिएबल। अगर मैं कहूँ डिलीवरी कॉस्ट 2 लाख रुपए पर एनम है, अब ये पर वेरिएबल नहीं है, अब ये टाइम के साथ जब दे दे ना टोटल में, तो ये डिलीवरी कॉस्ट वेरिएबल बन जाए। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कह दूं 5% ऑफ सेल है, अगर मैं कह दूं एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 1 यूनिट बेचने पर हमें जो एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है वो 50 रुपए की करनी पड़ती है, अगर मैं कह दूं एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 5 मिलियन पर एनम है तो वो फिक्स हो। ये सवाल पढ़ने का स्टाइल है, की कहते हो। आगे चले जी, एडमिन कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट नॉर्मली फिक्स होती है, ये सही बताया था इन्होंने। एडमिन कॉस्ट में ज्यादातर लोगों की तनख्वाहें वगैरह होती हैं, नॉन फैक्ट्री स्टाफ की, तो एडमिन कॉस्ट नॉर्मली क्या होती है? फिक्स। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट या सूद देना ही देना है, काम चले ना चले, प्रोडक्शन ज्यादा करो कम करो, आपने बैंक से अगर कर्जा लिया हुआ है तो सूद, फाइनेंस कॉस्ट में सूद आता है, इंटरेस्ट आता है। क्या कहते हैं, बात समझ आ रही है? अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, कि सबसे पहले आपको ये पता हो कि प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग, एडमिन क्या है। प्रोडक्शन कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, कौन सा एलिमेंट वेरिएबल है, कौन सा फिक्स है और कौन सा सेमी वेरिएबल है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? कौन सा एलिमेंट वेरिएबल है, कौन सा फिक्स और कौन सा। जी जनाब, बताएं, वेरिएबल एलिमेंट कौन कौन से हैं? नहीं, शुरू से वेरिएबल एलिमेंट कौन कौन से हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कौन कौन सी कॉस्ट वेरिएबल होंगी, सारी दसो। डायरेक्ट मटेरियल बोलना नहीं जी, बाकी नॉर्मली डायरेक्ट लेबर, ठीक है। एफ सेमी वेरिएबल है, उसमें से अलग करना पड़ना है हमें। फिक्स वेरिएबल अलग करना पड़ना है, सेमी वेरिएबल में से क्या करना पड़ना है, लेकिन वो अलग करके उसमें से भी कुछ वेरिएबल निकाल लेंगे। और अगर सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट पे हो तो वेरिएबल है, हाँ तो अभी वेरिएबल है, मैं वेरिएबल बस पूछ रहा हूँ। और वेरिएबल मोस्टली नहीं है, बाकी फिक्स है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है ये नामों में, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओ अलहदा करके, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट पे हो या सेलिंग कॉस्ट किस पे हो। फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, एफओ में से फिक्स है, सेलिंग में से अगर टोटल में दियो फिक्स है, एडमिन कॉस्ट फिक्स है, फाइनेंस कॉस्ट फिक्स है। ठीक है, मेन। अब एडमिन कॉस्ट में सारी सैलरीज वगैरह, रेंट, इंश्योरेंस, ये आ जाएगा। जी जनाब, चले जी कि नहीं? अच्छा, ये ब्रॉड सी हमने डिस्कशन किया है। आगे जो असल चीज है, जो आज के लेक्चर में जो आज आपने जाके रट्टा लगाना अच्छा खासा, ये जो मैं अब आपको बताने लगा हूं, ये तो पढ़ लिया आपने, असल आपका वास्ता कैलकुलेशन से पढ़ना है। और ये पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में वास्ता पढ़ना है। जी जनाब, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज है, ये आपको याद करना है। नोट्स दिखाना मैं बता देता हूँ सफा नंबर कौन सा है, लेकिन अभी आपने नोट छुपा देने जरा। नोट्स का सफा नंबर जो है, नोट्स का सफा नंबर जिसपे मैं लैंड किए हुआ हूँ, नोट्स का सफा नंबर 9 है। सफा नंबर 9 पर एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल आपने याद रखना है आज जाके, ये रट्टा लगा के आना है कल। मैं वैसे बता देता हूँ, नोट छोड़ दे अभी। नोट्स का पेज नंबर 9 देखें जरा, सुन ले गौर से। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पे कितना मटेरियल लगता है, और फिर आप टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकाल सकते हैं।
अगर आपको एक यूनिट पे पता चल जाए कि मटेरियल कितना लगता है हमारे दायरे में प्रोडक्ट पे, और लग जाता है पता, डायरेक्ट मटेरियल का कोई मसला नहीं, ये एक यूनिट पे कितना लगता है सिंपल है। टोटल डायरेक्ट मटेरियल निकालना भी आपके लिए आसान है। तो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो एक सूट है शलवार कमीज का, उस पे 3 मीटर कपड़ा लगता है। एक सूट पे कितना कपड़ा लगता है, और कपड़े की जो प्राइस है मार्केट में, फैसलाबाद से हम लेकर आते हैं 80 रुपए पर मीटर, 80 रुपीज। तो शलवार कमीज का जो एक सूट है उस पे 1 मीटर कपड़ा नहीं लग रहा, 3 मीटर लगना है। तो ये तो 1 मीटर की प्राइस है, इसको कहते हैं मटेरियल की प्राइस। ये कितने मीटर की प्राइस है, 1 मीटर की। और हमारी पूरी शलवार कमीज पे कितने मीटर लगता है, इसका मतलब है अगर मैं पूरी एक मुकम्मल शलवार कमीज पे निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे 3 मीटर की कॉस्ट लेनी पड़ेगी कि नहीं। इसका मतलब है ये जो 80 रुपए पर मीटर है, इसको इनटू करना पड़ेगा, इनटू 3 मीटर करोगे तो एक मुकम्मल शलवार कमीज की आपके पास मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का जो असल तरीका है वो ये है कि मटेरियल की प्राइस, इसको कहते हैं 80 रुपए पर मीटर, मटेरियल प्राइस इनटू मटेरियल क्वांटिटी, केजी लीटर मीटर, मटेरियल की क्वांटिटी पर यूनिट। एक यूनिट पे मटेरियल कितना लगता है ये बताया होगा फिर सवाल। मटेरियल की प्राइस हमेशा रुपीज में दी होगी, और ये जो मटेरियल की क्वांटिटी होगी ये मीटर में, कभी केजी में, कभी लीटर में, कभी ग्राम में, कभी सेंटीमीटर, ऐसे क्वांटिटी है ना, ये रुपयों में नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है। हमारी वाली एग्जांपल में मटेरियल की प्राइस है 80 रुपए पर मीटर। मुझे तो वैसे यहीं से पता चल जाता है कि इसके आगे इंग्लिश में पर मीटर लिखा हुआ है तो मैंने इसको इनटू मीटर्स करना है। अगर 80 रुपए के आगे क्या लिखा हुआ है, पर मीटर, तो ये इनटू मीटर ही होना है, इनटू किलोग्राम नहीं हो सकता। अगर 10 रुपए पर केजी लिखा होगा ना तो इसका मतलब है ये जब मल्टीप्लाई होगा तो किससे होगा, मीटर से नहीं हो सकता। ये इसको सब हमारे सब्जेक्ट में ये मसला है, बच्चे क्या करते हैं गलत रकम से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई अगर 10 रुपए पर केजी है तो इंटू केजी करना है, और अगर 10 रुपए पर मीटर है तो इंटू क्या करना है। तो हमारे वाले केस में 80 रुपए पर मीटर मटेरियल की प्राइस है, और एक शलवार कमीज पे कितना लगता है कपड़ा, 3 मीटर। तो कितने का बन गया, 240। एक मुकम्मल यूनिट का मटेरियल है, एक मुकम्मल का, एक मुकम्मल यूनिट का मटेरियल है। तो टोटल मटेरियल निकालना हो, अगर आपने 1000 यूनिट शलवार कमीज के बनाए हैं, हमने कितने गारमेंट्स बनाए हैं शलवार कमीज के, कितने सूट बनाए हैं, अगर हमने 1000 यूनिट्स पूरे बनाए हैं, हमने ये फैक्ट्री में इतने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो टोटल मटेरियल फिर कितने का लगेगा, एक शलवार कमीज पे 240 का लग रहा है। तो 1000 शलवार कमीज बनाने पर 2,40,000। तो इसके लिए आपको टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के लिए ये जो ऊपर आंसर आपने निकाला ना, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इनटू जितने यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे फैक्ट्री में, प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो है ना वो कहते हैं सर ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि टोटल मटेरियल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय यूनिट करें। ये कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है, ये इसी फॉर्मूले को आप रीअरेंज कर रहे हैं। अगर आपको टोटल डायरेक्ट मटेरियल दे दूं और प्रोडक्शन यूनिट दे दूं तब तो आप ये कन्वर्जन करके निकालेंगे, कैलकुलेशन नहीं कर रहे। असल फॉर्मूले ये हैं, पर यूनिट मटेरियल निकालने का ये है और टोटल डायरेक्ट मटेरियल का निकालने का ये है। ये डाटा अगर आपको ना दिया हो लेकिन अगर ये दोनों चीजें दी हो, टोटल डायरेक्ट मटेरियल भी दिया हो और प्रोडक्शन यूनिट भी दिया हो, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ। ये अब आप मैथमेटिकल रिवर्स लगा रहे हैं, ये आप फॉर्मूले को रीअरेंज करके लगा रहे हैं, ये असल फॉर्मूला नहीं है। असल फॉर्मूला जब भी मैं आपसे पूछूं मटेरियल पर यूनिट बताओ कैसे निकलेगा, तो आपने कहना है मटेरियल प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर प्राइस क्वांटिटी का डाटा नहीं है फिर आप टोटल मटेरियल को पर यूनिट पे कन्वर्ट कर रहे होंगे, कैलकुलेट नहीं कर रहे होंगे। कन्वर्जन कैसे होना है, इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके। मेरी बात समझ आ रही है आपको। असल मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का ये फॉर्मूला नहीं है, असल फॉर्मूला ये है। लेकिन इस फॉर्मूले में भी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इस्तेमाल हो रही होती है, तो फॉर्मूला रीअरेंज करके भी लग सकता है, नहीं याद होगा। चलें जी आगे। तो ये अब आपने याद रखना है।
आइंदा दोबारा कभी नहीं बताना मैंने, जब भी आएगा मैं कहूंगा जाओ चैप्टर 1 लिखो पाएं, जिससे मटेरियल कॉस्ट नहीं निकलेगी टोटल। पर यूनिट पे कैसे निकालते हैं? मटेरियल प्राइस इनटू मटेरियल, और जब एक मुकम्मल यूनिट का मटेरियल, ये भी रुपीस में निकल आएगा। ओहो सॉरी। चैप्टर 1 में सबसे पहली काम की चीज ये है जनाब, सारा चैप्टर मारे गोला जो मैं ये बेसिक करवा रहा हूँ, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, इसने आगे चल के आपकी बड़ी मदद कर रही है ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये तो मैंने एग्जांपल दी थी नीचे। जी जनाब, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं बताएं भाईजान, पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? नहीं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? जितनी मटेरियल की क्वांटिटी लगनी है, तो आपका मटेरियल की प्राइस इनटू मटेरियल की क्वांटिटी पर यूनिट, ठीक है। टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? गलत, जो कॉस्ट निकली थी पर यूनिट, कौन से? सेल यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट? प्रोडक्शन यूनिट। दोबारा बताएं, अब आपने बताना है पर यूनिट निकालने के लिए, पर यूनिट सारा बताएं, आधा बताया रूल। जब तक आपके दिमाग में तरतीब सेट नहीं होगी तो कॉपी पे कैसे आएगी? चलो मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल की क्वांटिटी रिक्वायर्ड, मटेरियल प्राइस इनटू मटेरियल क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट पे जितना मटेरियल की क्वांटिटी, तो आंसर आएगा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। आगे टोटल मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? प्रोडक्शन यूनिट। जी भाईजान बताएं, दसो पर यूनिट कैसे निकालनी, टोटल कैसे निकाल, दो बताओ। मटेरियल की क्वांटिटी टोटल पर यूनिट, पर यूनिट। आगे जो जवाब आएगा उसका क्या नाम है? गलत, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। जब आपने ये क्वांटिटी पर यूनिट से जरूरत दिया है तो भाई ये मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी। आगे दसो टोटल मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? दोबारा दोबारा, नहीं मैं, हाँ ठीक है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। आगे मल्टीप्लाइड बाय, जी भाईजान टोटल मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? नहीं जी गल है, टोटल मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? गलत, मटेरियल प्राइस जो पर केजी पर लीटर होती है वो प्राइस कहलाती है, जब प्राइस को क्वांटिटी से जरूरत दे देते हैं तो कॉस्ट आती है, याद रखना। हमेशा पी इंटू क्यू कर देंगे तो जो जवाब आएगा वो कॉस्ट है, ये पी प्राइस को कहते हैं। जी जनाब दोबारा बताओ, मैं तुम याद करा के छड़ रहा हूं, दसो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है? टोटल पर यूनिट। दोबारा, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है? मटेरियल की प्राइस इनटू मटेरियल, एक यूनिट पे जो लगना है, एक यूनिट पे मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट, ठीक है। ये याद होना चाहिए, जो कल याद ना तो कन फड़ा देने नीचे में, ठीक है। ये किस चीज की थी? इसी तरह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में देखो, अब जरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैसे निकालनी है? टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैसे निकालनी है? लेबर को हमने कहा होता है कि भाई आपको एक घंटे के इतने पैसे हम देंगे, एक घंटा काम करने के, पर आवर रेट दिया होता है वहां पे। तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट, इसी तरह लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, और टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैसे आएगी? इसी तरह ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह।
जी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? जैसे ये मटेरियल की प्राइस थी तो लेबर की प्राइस को कहते हैं वेजेस रेट, वेजेस रेट पर आवर। वेजेस रेट हम वर्कर से कहते हैं तुम्हें 1 घंटे के 50 रुपए देंगे, 1 घंटे के 200 रुपए देंगे, तो तुम्हारा रेट 200 रुपए पर आवर होगा। और वो 1 यूनिट 5 घंटे में बनाता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने घंटे में 1 यूनिट बनता है। लेबर आवर रिक्वायर्ड या यूज्ड पर यूनिट, ये क्वांटिटी है। मटेरियल की क्वांटिटी केजी लीटर में होती है, लेबर की क्वांटिटी घंटों में होती है। तो वेजेस रेट पर आवर इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट। नहीं समझ आ रही? ऊपर वाले में और नीचे वाले में सिर्फ नाम का फर्क है। ऊपर मटेरियल प्राइस थी, नीचे लेबर प्राइस कह दो। ऊपर मटेरियल की क्वांटिटी थी, नीचे लेबर क्वांटिटी कह दो, कोई फर्क नहीं। लेकिन लेबर की क्वांटिटी घंटों में गिनी जाती है कि लेबर के वर्कर ने प्रोडक्ट बनाने में कितना काम किया। 1 घंटे और 1 यूनिट कितनी देर में बन रहा है। ये जो शलवार कमीज का एक सूट है, ये कितनी देर में सीता है वो भाई। तो ये लेबर आवर पर यूनिट इनटू वेजेस रेट पर आवर। उसके बाद ये टोटल कैसे आएगी? टोटल कैसे आएगी? ये जो ऊपर आंसर आया ना, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, जो आपने ऊपर आंसर निकाला है, इसको इनटू प्रोडक्शन यूनिट, जितने फैक्ट्री वर्कर ने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। जिस बच्चे को ये निकालना नहीं आता वो फ्लैट है, वो गोंगलू है, और गोंगलू फेल ही होता है। ठीक है? किसी शादी में आपने गोंगलू की सब्जी नहीं खाई होगी, गोंगलू शलजम को कहते हैं, जो 2 रुपए 4 रुपए किलो सर्दियों में मिलता है। तो आपको किसी शादी ब्याह में गोंगलू नहीं मिलेगा, आपको कुकड़ मिलेगा, आपको मटन मिल जाएगा, आपको खीर मिल जाएगी, लेकिन आपको गोंगलू, क्योंकि वो वैल्यूलेस है। तो गोंगलू वैल्यूलेस है, इसीलिए फिर आप में से भी कुछ लोग गोंगलू बनेंगे। नहीं समझ आ रही? वो आवाज ही नहीं को बंदा नहीं, मैंने लगता मैं कल ही लगा ठा 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 छुट्टी जाना, तो वापस मेरे को ही आ रहा है ठा ठा मेरे को। हाँ, आपके दिमाग में लगता है तो आवाज आती है टन। टन का मतलब अंदर कुछ नहीं जा रहा, वापस मेरे को ही आ जाएंगे। चलें जी आगे, बताएं भाईजान। उन्होंने कह रहा है सर मेरे पीछे पै गए ने, मेरा की कसूर है, मैं आगे बह गया। खैर जो रहा है, 1 मिनट पानी लेके जो है, आप सोच रहे हैं वो लेबर के मुतालिक लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं। और टोटल, हाँ उनसे ये है। और मैंने आपसे इतनी दफा पूछा कि आप पता नहीं क्या चीज मेरे गले बढ़ गई है। बहुत ज्यादा भी किसी चीज पे ओवर एम्फेसाइज कर दें तो समझ नहीं आती। तो क्लास में समझ नहीं आ रही तो पेपर में क्या बनेगा? ओवर एम्फेसाइज नहीं करना, बस ठीक है जिन्नी ओदी औकात है ना उन्ना ही उन्होंने टाइम देगा चीज में। नहीं समझ आ रही? जिस पे आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाए शायद उसमें गलती का चांस भी ज्यादा हो जाए। चलो जी आगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बाद तीसरी चीज है एफओएच। अलहदा करके भी ले दे सकता है वेरिएबल फिक्स, और इकट्ठे भी दे सकता है। अभी मैं इकट्ठे बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता अलहदा भी कर सकते हैं। तो एफओएच कॉस्ट, तो बल्कि चलो मैं अलहदा ही बता देता हूँ। वेरिएबल एफओएच कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? वेरिएबल एफओएच कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, और टोटल वेरिएबल एफओएच कॉस्ट कैसे आती है, ये तो सब बता सकते हैं। टोटल वेरिएबल एफओएच कॉस्ट के लिए ये जो जवाब आएगा, वेरिएबल एफओएच कॉस्ट फैक्ट्री में 1 यूनिट को बनाने पर इनटू हाँ जी। अब ये वेरिएबल एफओएच होते क्या है? एक्चुअली प्रोडक्ट फैक्ट्री में जब बनती है ना, तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट पे तो नहीं लग रहे, लेकिन प्रोडक्ट की वजह से लगते हैं फैक्ट्री में। मशीनें चलती हैं तो फ्यूल कंज्यूम होता है, मशीनें चलती हैं तो आपकी बिजली कंज्यूम होती है, मशीनें चलती हैं तो उसके ऊपर आपको कोई भी कोयला शोयला इस तरह की चीजें लगानी पड़ती है मशीनें। ठीक है, वो उसका फ्यूल है, वो फ्यूल ही है।
तो ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं ये क्या होते हैं कि आप जितने घंटे प्रोडक्ट बनाने में काम कर रहे हैं उस वजह से आपकी मशीनें, आपकी इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह के अदर कुछ एक्सपेंसेस हैं जो इनकर हो रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट पे तो नहीं लग रहे, लेकिन प्रोडक्ट बनाने वाली मशीनों, प्रोडक्ट बनाने वाली लेबर की वजह से हमारे और खर्चे होते हैं। पैसे लेबर को नहीं दे रहे, लेकिन लेबर काम करेगी तो लाइटें जलेंगी, लेबर काम करेगी तो मशीनें चलेंगी, मशीन लेबर काम करेगी, लाइट चली गई, जनरेटर चलेगा तो जनरेटर चलेगा, तो भाई फ्यूल कंज्यूम होगा। तो जितना भी फ्यूल वगैरह कंज्यूम होता है, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है प्रोडक्ट बनाने की वजह से, वो आपके वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट में आएगा। अब ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं ये इसकी भी प्राइस या रेट दिया होगा। अगर तो आपके इदारे में काम मशीनों के जरिए नहीं होता, किसके जरिए होता है, लेबर हाथ से काम करती है, तो फिर ये आपको वेरिएबल ओवरहेड का जो रेट है वो पर लेबर आवर दिया होगा। क्या दिया होगा आपको, बिल्कुल ऊपर की तरह जैसे वेजेस रेट था, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर आवर पर यूनिट से। अगर हमारे इदारे में फैक्ट्री में ज्यादा काम लेबर हाथ से करती है, ऐसा इदारा ऐसी फैक्ट्री जिसमें लेबर हाथ से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, ज्यादा, जैसे मिसाल के तौर पर सियालकोट में जो बॉल बनती है क्रिकेट की बॉल, उसको सिया हाथ से जाता है, ज्यादा काम हाथ से ही हो रहा होता है, मशीन पे बस उसको प्रेस करना है या उस पर वो जो लोगो प्रिंट करना है। अदरवाइज ज्यादा काम अगर आप देखें डॉक्यूमेंट्री कोई भी, तो क्रिकेट बॉल जो हार्ड बॉल होती है वो हाथ से ज्यादा सी जाती है। तो अगर आपका ज्यादा काम हाथ से होता है तो ऐसे इदारे को कहते हैं लेबर इंटेंसिव। क्या कहते हैं, उस केस में फिर आपको ये लेबर आवर पर बेस करके दिया होगा, रेट पर लेबर आवर, यानी लेबर 1 घंटा काम करेगी तो हर 1 घंटे के बदले क्या खर्चा होगा, ये रुपीस में दिया होगा। तो वेरिएबल ओवरहेड रेट पर लेबर आवर इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट। जिन इदारों में काम मशीनों के जरिए ज्यादा होता है, मशीन के चलने की वजह से ओवरहेड ज्यादा होते हैं, तो फिर वहां ये फॉर्मूला ये नहीं होगा, वहां फॉर्मूला होगा वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर मशीन आवर इनटू मशीन आवर पर यूनिट। ये फॉर्मूला पर यूनिट का चेंज है, टोटल का नहीं, टोटल का सेम है ये इसका है फॉर्मूला असल में। नहीं समझ आ रही, मुझे कैसे पता चलेगा, रेट से, रेट अगर पर मशीन आवर दिया तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब है ज्यादा काम फैक्ट्री में किस पे होता है, और मशीन के चलने की वजह से ओवरहेड कॉस्ट इनकर होती होगी। इधर ज्यादा काम लेबर हाथ से करती है, तो लेबर के काम करने की वजह से आपकी फैक्ट्री की अदर एक्सपेंस हो रही है, वेरिएबल नेचर के अदर एक्सपेंस हो रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड में लेबर की तनख्वाह नहीं है, लेकिन तनख्वाह के अलावा फैक्ट्री के सारे खर्चे हैं जो वेरिएबल है। मेरी बात समझ आ रही है आपको। तो ये वेरिएबल एफओएच कॉस्ट, वेरिएबल एफओएच कॉस्ट कैसे निकालेंगे पर यूनिट पे, और टोटल कैसे निकालेंगे ये आपको पता चल गया। इसी तरह फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट, अव्वल तो वैसे फिक्स कॉस्ट फिक्स है, वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन कई दफा अकाउंटेंट को फिक्स कॉस्ट भी पर यूनिट पे निकालनी पड़ जाती है। तो अगर आपको फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट भी पर यूनिट पे निकालनी पड़ गई है तो वो कैसे निकलेगी, उसके साथ भी अकाउंटेंट फिर सलूक हुई। अगर पर यूनिट पे चाहिए, टोटल चाहिए फिर नहीं, अगर आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे चाहिए तो फिर उसके साथ अकाउंटेंट ये सलूक करता है। फिक्स्ड एफओएच का रेट बिल्कुल वेरिएबल की तरह फिर ट्रीट करता है, पर मशीन आवर इनटू, याद रखें फिक्स कॉस्ट टोटल में रेडिली अवेलेबल होती है, इसका पर यूनिट ही निकाला जाता है, टोटल नहीं निकलता, टोटल अवेलेबल होता है। फिक्स्ड एफओएच रेट पर मशीन आवर इनटू मशीन आवर, या अगर लेबर आवर पे काम हो रहा है तो फिक्स्ड एफओएच का रेट पर लेबर आवर इनटू, चलो फिलहाल हम ये लिख लेते हैं। तो फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, अगर पर यूनिट निकालनी पड़े, फिक्स्ड एफओएच का रेट पर लेबर आवर इनटू और पर मशीन आवर इनटू, वैसे ये टोटल में रेडिली अवेलेबल होती है फिक्स कॉस्ट, लेकिन अगर ना हो तो टोटल भी निकाला जा सकता है, बिल्कुल जैसे ऊपर निकाला है। तो टोटल फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट कैसे आएगी, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। ये जो आप सारा कुछ कर रहे हैं, फिक्स्ड एफओएच
वो भी पर यूनिट से काउंट कर रहे हैं। ये इसमें पॉसिबल है, हालांकि फिक्स्ड एफओएच की पर यूनिट जरूरत हमें कभी पड़ती है कभी नहीं पड़ती। तो हमें कब पड़ेगी, याद रखिए ये जो काम आपको करना पड़ेगा, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक है चीज, उसमें करना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक टॉपिक है जो हमें ये कहता है कि फिक्स्ड एफओएच को पर यूनिट पे कन्वर्ट करो। समझ आ रही है? अदरवाइज नहीं तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक टॉपिक है, वो कहता है फिक्स्ड एफओएच को पर यूनिट पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी आपने वैसे ये याद करने हैं फॉर्मूले, अभी ये कहाँ इस्तेमाल होंगे हम आगे बात करेंगे। हाँ जी, ये याद हो जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। वैसे जो ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए फिलहाल वो इस पे होना चाहिए। एफओएच इकट्ठे भी हो सकते हैं, अगर आप ये अलग-अलग ना लेना चाहें तो इकट्ठे भी लिए जा सकते हैं एफओएच। इकट्ठे का मतलब वेरिएबल और फिक्स इकट्ठा करके, समझ आ रही है? तरीका वही होगा, रेट इनटू क्या नाम है, अगर रेट पर आवर है तो इनटू लेबर आवर कर दो, अगर रेट पर मशीन आवर है तो इनटू मशीन आवर कर दो। और भाई समझ आ रही है? चले, अगर आप आगे बात करते हैं जी, आगे बात करते हैं या बल्कि आगे प्रैक्टिस करते हैं, आए जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, आपने सो ही ना जाए। ये कल मैंने सारी बातें पूछनी है, आपने जरा पढ़ के आना है घर से। किसी बच्चे का कुछ सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं जरा। जी करवा देंगे शेयर, लेकिन शाम को होगी, अभी नहीं। ठीक है, अभी मैं फारिग नहीं हूँ, अभी मैंने लेके चले जाना लैपटॉप, तो ये शाम को 3 बजे के बाद होगी शेयर फाइल। अच्छा, मैं क्या करने लगा था जनाब? हाँ, ये सारे पेजेस आपने पढ़ा रहे हैं जनाब, ये सारे पेजेस आपने पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल भी पढ़ानी है घर से। अरे जी आप खुद शाबाश, ये एग्जाम्पल 3 करो जल्दी से, बैठना नहीं करें। एग्जाम्पल 3 के बाद बल्कि एग्जाम्पल 4 करें पहले। एग्जाम्पल 4 करें पहले, एग्जाम्पल 4 करेंगे, बाकी ये पहली 3 एग्जाम्पल आप घर से करेंगे, पहली 3 एग्जाम्पल आप घर से करेंगे। जी ये करें, शाबाश बच्चे, पहली 3 एग्जाम्पल आप घर से करेंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ के ढांचा बनाते हैं, फिर फिगर्स पुट करते हैं। पहले रिक्वायरमेंट पढ़े, क्या मांगा है रिक्वायरमेंट में? फॉर ईच प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट नजर आ रही है ये ऊपर, गैमा, और आपने क्या बनानी है जी, आपने क्या कैलकुलेट करके दिखानी है? प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट के मैंने आपसे कहा था 3 एलिमेंट्स होते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट के कितने एलिमेंट्स होते हैं?
3 एलिमेंट्स, ये डायग्राम अभी बनाई थी ऊपर। प्रोडक्ट कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट को ही कहते हैं। तो उसने पर यूनिट पे पूछा है, तो बेटा आप 3 चीजें कौन सी जमा करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, इधर प्रोडक्ट की हेडिंग दे देंगे गैमा, और जीटा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, और तीसरी चीज यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स। पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। इन सबको जमा करेंगे तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो पढ़ेंगे डेटा और फिगर्स आप प्लग इन करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट चाहिए थी, इसीलिए ये सारी रकमें पर यूनिट ले रहा हूँ। चलो अब निकालो खुद, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? इसमें ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल होने जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाए हैं ये। ये मटेरियल की क्वांटिटी दी हुई है पर यूनिट, मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट दी हुई है। ये मटेरियल की प्राइस दी हुई है, ये जो 15 रुपए पर केजी है, ये मटेरियल की क्या है? मटेरियल की प्राइस है। और ये मटेरियल की क्वांटिटी है पर यूनिट। तो आपने क्या करना होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मटेरियल की प्राइस 15 रुपए पर केजी है, तो कैलकुलेटर पर इंटू 3 केजी कर दें। पहले 15 इंटू 2 केजी, तो ये 45 आ जाता है पर यूनिट, और ये 30 पर यूनिट। लेबर कॉस्ट में ये रेट दिया हुआ है, वेजेस रेट 12 रुपए पर आवर। ये रेट नहीं है, रेट है। वेजेस यूनिफॉर्म का मतलब होता है सारे वर्कर को एक ही रेट देते हैं। तो 12 रुपए पर आवर है, तो इसको इंटू ये लेबर आवर करना है, 4 घंटे, और 12 रुपए इंटू 6 घंटे, तो 48 72 48। और तीसरा, फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कितना दिया हुआ है? 5 रुपीज पर लेबर आवर। तो ये भी प्राइस दी हुई है, 5 रुपीज पर आवर इंटू कितने आवर करेंगे? 4 पर आवर है ना, इंटू 4। और इसी तरह 5 इंटू 6 20। तो ये आ जाएगा, मेरा ख्याल है 113। ये पार्ट ए हुआ है अभी। ये प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट आई है, टोटल नहीं आई। अब आपको टोटल निकालनी है। टोटल कैसे निकालेंगे? हाँ जी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? इसका एक तो बड़ा लेंथी तरीका है, वो ये है कि ये जो पर यूनिट आया हुआ है इसको इंटू प्रोडक्शन यूनिट करें, इसको इंटू प्रोडक्शन यूनिट करें, इसको इंटू प्रोडक्शन। लेकिन इसमें टाइम का ज़्यादा बहुत ज्यादा है। शॉर्टकट तरीका ये है कि ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट आई हुई है, ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आई है, इसको इनटू ये वाले प्रोडक्शन वॉल्यूम कर दें। तो आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आएगी? 113 रुपए एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट है, इनटू 3000 यूनिट्स। ये हमने क्या किया है, प्रोडक्ट कॉस्ट जो पर यूनिट है। बाकी तरीके और भी हैं कि आप वो एक एक को इनटू यूनिट्स करें, बाद में जमा कर ले, इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड।
तो 339 और अगले केस में 132 रुपए पर यूनिट इनटू 5000, 6,60,000। ये आ गई टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या कहते हैं? करो ये एग्जाम्पल 3 खुद। चलो भाई चलो जल्दी से एग्जाम्पल 3 खुद करें। अच्छा यहाँ पर एक बात बता दूं, सॉरी सॉरी, एग्जाम्पल 4 में जो मैंने बतानी थी, एक मिनट बताता हूँ। एग्जाम्पल 4 में अच्छा, ये जो डायरेक्ट मटेरियल है और ये डायरेक्ट लेबर है, ये फैक्ट्री की दोनों डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये फैक्ट्री की दोनों कौन सी है? इन दोनों को डायरेक्ट कॉस्ट को, टोटल को प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। इन दोनों डायरेक्ट कॉस्ट को क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज आल्सो नोन एज टोटल डायरेक्ट कॉस्ट इज आल्सो नोन एज। और ये जो लेबर और एफओएच है, इसका अगर आप टोटल करें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच, तो इसको बोला जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर और एफओएच को अगर इकट्ठा करके बोले तो कलेक्टिवली बोला जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन मींस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। अगर आप डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर दे तो वो प्राइम है, डायरेक्ट लेबर और एफओएच को ऐड कर दे तो ये कौन सी कॉस्ट है? कन्वर्जन। ये भी आपसे मांगी जा सकती है। चले एग्जाम्पल 3 अब करें, उसमें मांगी गई है कि नहीं वो एक अलग बात है। एग्जाम्पल 3 करें। एग्जाम्पल 3 ये कैलकुलेटर पे भी हो सकती है, एग्जाम्पल सिंपल सी है। जी करें जी करें, शाबाश। हो गई है तो अच्छी बात है। कितना आंसर आया? 45। चेक कर लो जरा, ये पर यूनिट दिया हुआ था सारा डेटा, बस इसको एड अप करना है। इनटू अब ये करेंगे प्रोडक्शन यूनिट, तो पार्ट बी का जवाब आ जाएगा डबल टू जी। कितने? 296,000। चेक करें। एग्जाम्पल 4 कर लिया ना 4 हमने। एग्जाम्पल 5 आपने घर से करके लानी है। एग्जाम्पल 6 घर से करके लानी है। एग्जाम्पल 7 करके लानी है। जी, कौन कौन सी एग्जाम्पल घर से करके लानी है? एग्जाम्पल 1, 2, 5, 6, 7 और एक अंडरस्टैंडिंग 1। ठीक है, काम मैं चेक करता होता हूँ तो काम करके आना है, ऐसे नहीं आ जाना। हर रोज नहीं चेक करता, जहाँ मेरा दिल चाहे। ठीक है, जिस दिन भी मेरा दिल चाहे काम चेक हो सकता है। कमांडो एक्शन किसी भी दिन हो सकता है, तो आपने कमांडो एक्शन के लिए तैयार रहना है। ठीक है, एक दिन मैं निकाल देता हूँ काम ना करने वालों को। तो एग्जाम्पल 1, 2 तो किसी और टीचर का काम करे ना करे, तो आप मेरा काम करें। वैसे भी ये टाइम कम है, फोन नहीं करना तो कदों करना तुझे है। तो ये करके आनी है आपने एग्जाम्पल, बस आज इतना ही। ओके, कोई सवाल है तो पूछ लें।
किसी किस्म का कुछ सवाल है तो पूछ लें जी भाईजान, कोई सवाल हो? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? जी, सवाल है कोई? एग्जाम्पल 1 2 5 6 7। आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो घर से पेज नंबर 12 तक पढ़ें बस। सफा नंबर 1 से लेके सफा नंबर 12 तक, इसमें से कुछ भी याद नहीं करना, बस नॉवल की तरह पढ़ सकते हैं। तो पेज नंबर 1 से लेकर 12 तक ये आप रीड कर लें। बाकी इसमें ये एग्जाम्पल्स भी हैं कई जगह पे, तो ये कर लें। कल नहीं तो परसों बेसिक्स खत्म हो जाएगी। बेसिक्स में काम की दो ही चीजें हैं बेसिक के चैप्टर में। काम की दो चीजें कौन सी हैं? एक तो ये वाला वो था, क्या नाम है, ये जो मैंने आज बताया। दूसरी काम की चीज कल बताऊंगा। बाकी ये सारा पढ़ के छोड़ दे, बट ठीक है। असल काम की चीज इस पूरे चैप्टर में दो है, कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, टोटल कैसे निकालते हैं। दूसरा कल बात करेंगे फिक्स और वेरिएबल पे और थोड़ी सी, ठीक है, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट पे। तो बेसिक वाले चैप्टर में आप सारा याद करने बैठ जाएंगे तो बेवकूफ़ी है, याद नहीं करना, पढ़ना है, समझना है। हाँ, ये याद होना चाहिए जो पेज 9 पे रूल लिखा हुआ था, ये आपने रोठा लगा के आना है, रोठा। कल मैं पूछूंगा, ठीक है? ओके, फिर अल्लाह हाफिज। मैनू भेज दो कि उस्ताद की करता है। अच्छा जी, ओके, अल्लाह हाफिज।